और आज की इस क्लास में आज की क्लास में अब हम लोग वायरल डिजीज से आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद अब हमारे पास कुछ डिजीज आती हैं, तो हम कैटेगरी वाइज नहीं सीधा सिंपल डिजीज लिखेंगे और उस डिजीज में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ ही उसकी कैटेगरी लिख देंगे। और हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज जो हमारे पास आती है वो है एस्कैरियोसिस। तो नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास एस्कैरियोसिस। ये जो एस्कैरियोसिस है ये कौन कॉज करता है? एस्कैरियोसिस जो है इट इज कॉज्ड बाय अ राउंड वॉर्म। इसको एक राउंड वॉर्म कॉज करता है और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। तो हम ये लिख सकते हैं इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। लुम्ब्रिकॉइडस एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस जो कि क्या है? जो कि है एक राउंड वॉर्म। ये करता क्या है? जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस है ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा इंटेस्टाइन में और जाके हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा। और इससे सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इसके यदि सिम्टम्स देखे जाएं तो एस्कैरियोसिस के सिम्टम्स होते हैं नोजिया, जी खराब हो जाएगा, नोजिया होगा। इसके अलावा कफ रहेगा, कफ होगा। इसके अलावा क्या होगा? इंटेस्टाइनल पेन होगा। इंटेस्टाइनल पेन और डायरिया हो जाएगा। डायरिया मतलब लूज मोशन हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या होगा? जो हमारा ब्रेन और लिवर है ये भी इसमें डैमेज हो सकता है। तो हम देखते हैं मोस्टली लिवर डैमेज होता है, इसमें डैमेज लिवर डैमेज हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गए इसके। अब इसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो? एस्कैरियोसिस का यदि ट्रीटमेंट देखें तो इसको ट्रीट कर सकते हैं बाय गिविंग हेट्राज़ान। इसमें हेट्राज़ान टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है, जो कि एंटी हेलमिंथिक होता है, ये हेलमिंथ्स को मारता है। इसके अलावा इसके अंदर हम दे सकते हैं पाइपेराजीन, पाइपेराजीन दे सकते हैं। और चीनोपोडियम ऑयल भी इसमें दे सकते हैं। चीनो CHENO चीनोपोडियम ऑयल, इनसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारी डिजीज हो गई एस्कैरियोसिस। अब एस्कैरियोसिस के बाद जो नेक्स्ट डिजीज हमारे पास आती है ये है एमीबियासिस। एमीबियासिस क्या इसको बोलते हैं? एमीबियासिस को हम एमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। अमीबिक डायसेंट्री ये ना अमीबा प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। कॉज्ड बाय एंट अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होती है। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? ये है अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन। और जो एमीबियासिस है इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं?
तो यदि जो हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में इसके अंदर क्या क्या रहेगा? एक तो पेट में दर्द रहेगा, तो हम बोलेंगे एब्डोमिनल, एब्डोमिनल में दर्द होगा तो एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा और क्या रहेगा? लूज मोशन हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा? जो एक्सक्रीटा है, फीकल मैटर है, उसके साथ, स्टूल के साथ म्यूकस आएगा। तो बोल सकते हैं कि पासेज ऑफ म्यूकस विद स्टूल, स्टूल के साथ म्यूकस आएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका यदि आप एक्शन देखोगे तो देखो इसमें होता क्या है। जैसे ये है आपका एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एंटीमा हिस्टोलाइटिका है। ये हो गए आपके एमीबॉइड प्रोटोजोम से। ये किसी भी कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ये क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर चले गए। तो ये एंटर कहाँ कर गए? एंटर इन बॉडी। और बॉडी में कहाँ गए? इंटेस्टाइन में एंटर कर गए। अब इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या करेंगे? ये हमारे जो इंटेस्टाइन है वहां पर अपने नंबर को बढ़ाएंगे, सिस्ट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? प्रोड्यूस सिस्ट। ये सिस्ट बनाएंगे अपने, और नंबर बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या बने? सिस्ट बने। ये जो सिस्ट बने हैं, ये सिस्ट क्या करेंगे? ये सिस्ट फिर एंजाइम रिलीज करेंगे, प्रोड्यूस एंजाइम। एंजाइम प्रोड्यूस हुआ। ये जो एंजाइम है, ये क्या करेगा? ये एंजाइम इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर देगा। ठीक है। ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है उसे डैमेज करेगा। डैमेज दी वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस एंजाइम ने क्या करा? लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर दिया। और डैमेज करने के बाद क्या करेगा? उसके अंदर अल्सरेशन कॉज कर देगा। तो क्या कर दिया इसने? अब अल्सरेशन कर दिया, छाले वगैरह उसके अंदर कर देगा। ठीक है। तो अल्सरेशन कॉज करेगा अल्टीमेटली। ये हो गया एक्शन आपके एमिलियस। ये हमने एमिलियसिस की बात करी। अब एमिलियसिस का ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट क्या है इसमें? इसको आप ट्रीट कर सकते हो बाय मेट्रोनिडाजोल, दे सकते हैं इसमें हम मेट्रोनिडाजोल। एंड या फिर इसमें देते हो आप टिनिडाजोल, टिनिडा, या कुछ लोग इसको टिंडाजोल भी बोलते हैं, टिनिडाजोल दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने दो डिजीज पढ़ ली। पहली हमने देख ली एस्कैरियोसिस, दूसरा देख लिया हमने अमोइबियासिस। ये जो हम टैबलेट लिख रहे हैं ना, ये मैं आपको टैबलेट के नाम लिखवा रहा हूँ। सॉल्ट नेम है ये, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। ठीक है। मार्केट में ये अलग अलग नामों से आपको टैबलेट मिलेंगी। तो इस चैप्टर को, इतनी डिजीज पढ़ के आप कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना भी सीख जाएंगे। जैसे किसी को अगर लूज मोशन हो रहा है तो उसको क्या करा जाए? अगर किसी को लूज मोशन है बहुत ज्यादा, तो उसको हम ये दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं या टिंडाजोल दे सकते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी दो डिजीज, एस्कैरियोसिस और एमीबियासिस। लेकिन आप लोग अभी इसको प्रेस्क्राइब ना करें, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है। हो सकता है उस पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम हो, किसी और वजह से उसको लूज मोशन लग रहे हो, तो आप उसको ये खिला दो कि लो भाई ये खा लो। तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको एक ही ये पता चलेगी कि हमें कोई भी मेडिसिन यदि लेनी है तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना हमको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिम्टम्स आप देख रहे हो, काफी सारी
डिजीज में आपको कॉमन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ सिम्टम्स देख के अगर कोई मेडिसिन ले ली जाए तो वो हमें साइड इफेक्ट भी कर सकती है। इसलिए हमें अपने से अपनी मर्जी से कोई ड्रग नहीं लेना चाहिए, या अपनी मर्जी से किसी को ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। वो प्रॉपर कंसल्टेशन करें डॉक्टर से और उसके बाद उसका। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में। नेक्स्ट जो डिजीज होगी हमारे पास वो है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस, या इसको एक नाम और दिया गया है, इसको बोलते हैं फिलेरियसिस। सर फिलेरियसिस ये वायरल डिजीज चल रही है। नहीं, ये हम हेलमिंथिक डिजीज और प्रोटोजोल डिजीज पढ़ रहे हैं। वायरल डिजीज तो मैंने उसी क्लास में खत्म कर दिया था। अभी आपके साथ लिखा है ना, मैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ में उसकी कैटेगरी भी लिखता हूँ। जैसे हमने एस्केरियासिस पढ़ा था, एस्केरियासिस किसकी वजह से होता है? राउंड वॉर्म की वजह से होता है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया एमीबिक डाइसेंट्री, ये प्रोटोजोन की वजह से हो रही है। अब आता है एलिफेंटियासिस। तो जो एलिफेंटियासिस है, जिसे हम बोलते हैं फिलेरियासिस, ये किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय, इसको कॉज करता है एक नेमाटोडा, ये एस्केल हेलमिंथ, जिसका नाम है उच्चेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। कॉज्ड बाय उच्चेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। उच्चेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो कि एक नेमाटोड्स है। ये नेमाटोडा है, नेमाटोड्स है। नेमाटोड को हम बोलते हैं एस्केल हेलमिंथ। तो ये कॉज करता है एलिफेंटियासिस। अब देखो एलिफेंटियासिस में ना, यदि हम इसके सिम्टम्स देखें तो हमें पता चलेगा, या इसका पहले ना वो देख लो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैल सकता है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एमओटी है इसका, वो है एडीज मॉस्किटो। ये एडीज मॉस्किटो से भी फैलता है, एंड एनाफिलेज मॉस्किटो से भी फैलेगा। लेकिन ज्यादातर ये एडीज मॉस्किटो से फैलेगा, तो मोस्ट कॉमन है एडीज मॉस्किटो। अब इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। एलिफेंटियासिस के यदि सिम्टम्स की बात करोगे, सिम्टम्स यदि देखेंगे तो एलिफेंटियासिस में जो सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, उसमें एक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, तो ये है कि इसमें जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज कर जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड एनलार्ज कर जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो लिम्फ नोड है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन इन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड जो है वो इन्फ्लामेट कर जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? थिकनिंग हो जाएगी इसमें, जो हमारे सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के नीचे वाले टिश्यू हैं उनमें थिकनिंग हो जाती है। तो इसमें क्या होगा? थिकनिंग हो जाएगी। थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में थिकनिंग हो जाएगी। और इसमें क्या होगा? जो हमारे लेग हैं, फीट हैं, थाई है, उनमें परमानेंट स्वेलिंग आ जाती है।
परमानेंट swelling in legs, feet, thighs and स्क्रॉटल सैक में स्क्रॉटम में भी परमानेंटली स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इनका पैर जो है ना वो ऐसा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी जैसा दिखने लगता है पैर। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट की यदि बात करोगे तो इसको जो ट्रीट करने की यदि बात करें तो इसका ट्रीटमेंट है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हेट्राजन या फिर डीईसी। बाय हेट्राजन, इसमें हेट्राजन दे सकते हैं एंड डीईसी देते हैं। डीईसी का मतलब है डाई इथाइल कार्बामजीन, डाई इथाइल कार्बामजीन, ये हम इसके अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया एलिफेंटियासिस। अब एलिफेंटियासिस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है डिजीज वो है डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस, ये जो डर्मेटोफाइटोसिस है, डर्मिस मतलब क्या होता है? स्किन, तो ये हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये कौन कॉज करता है? कॉज बाय रिंग वॉर्म। ये रिंग वॉर्म की वजह से होती है। रिंग वॉर्म नहीं लिखते हम ना, नाम लिखते हैं रिंग वॉर्म, तो इस बीमारी को ही बोल सकते हैं। इसको लिख देते हैं सीधा, और देखो नाम लिख देते हैं, कॉज बाय एपिडर्मोफाइटोन या ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन से हो सकता है या फिर एपिडर्मोफाइटोन से हो सकता है। और ये क्या है? दोनों ये हैं फंजाई, तो ये एक फंगल डिजीज है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? तो देखिए सिम्टम्स देख लीजिए इसके। सिम्टम्स की यदि बात करोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे स्किन पर स्केली लेशन, घाव हो जाते हैं, पपड़ी से निकलने लगी स्किन पे से और घाव हो जाएगा उसमें। तो इसमें लिख सकते हैं ड्राई स्केली, ड्राई स्केली लेशन। ठीक है, इसके अलावा और सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें? इचिंग होगी, फिर आप खुजली मचेगी, इचिंग होगी और रैशेस हो जाएंगे, लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे पूरे। ठीक है? इसे कॉमनली दाद बोलते हैं। और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम? दाद के लिए क्या होता है ट्रीटमेंट, ये तो आपने देखा होगा, बाय रिंग गार्ड। इसमें रिंग गार्ड दे सकते हैं, रिंग गार्ड आता है, अब तो और भी आता है, बीटेक्स मलहम आता है, ये सब दे सकते हैं। रिंग गार्ड हो गया, और टैबलेट कौन देते हैं? टैबलेट देते हैं फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दो डिजीज हमने और पढ़ ली। एक पढ़ लिया एलिफेंटियासिस, दूसरा हमने पढ़ लिया डर्मेटोफाइटोसिस। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में, जिसके हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को भी पढ़ना है, और वो है मलेरिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं मलेरिया की। तो इसको रब कर देते हैं और समझते हैं मलेरिया। तो नेक्स्ट हमारी जो डिजीज है, नेक्स्ट डिजीज मलेरिया। मलेरिया जो है ये किसकी वजह से होता है?
It is caused by प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम है आपका प्रोटोजोन। ये भी आपका प्रोटोजोन है। और प्रोटोजोन में कौन सा प्रोटोजोन है? तो ये है स्पोरोजोन। ठीक है। 3 तरह के हमने प्लाज्मोडियम पढ़े थे। 3 तरह के होते हैं प्लाज्मोडियम, मेन 3 टाइप के हैं। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है। अब जब ये मलेरिया होगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? यदि सिम्टम्स की बात करें, मलेरिया होने पर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसमें? सिम्टम्स जाएंगे, चिल, ठंड लगेगी। इसके अलावा हाई फीवर होगा, ठंड लगेगी, बहुत तेज बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हेडेक, वॉमिटिंग, ये तो कॉमन ही है। हेडेक, वॉमिटिंग, जी खराब हो जाएगा आपका, तो नोजिया हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। और सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। अब जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एमओटी है, वो है फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो, ये क्या है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसके अलावा इसका यदि ट्रीटमेंट देखोगे, मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय क्लोरोक्वीन से। क्लोरोक्वीन से इसको, क्विनीन, क्लोरोक्वीन से, या फिर हम कॉमन लिख देते हैं इसके अंदर, क्विनीन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। और क्विनीन किससे मिलता है हमको? क्विनीन जो है ना, ये आपको एक प्लांट से मिलता है। ठीक है। तो ये प्लांट डेरिवेटिव है क्विनीन, उसके बार्क में देखा जाता है, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग है क्विनीन। इसके बाद अगर हम इसके कुछ प्रिवेंशन देखें, इसके प्रिवेंशन देखना इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिवेंशन पूछे जाते हैं। प्रिवेंशन एंड क्योर। तो प्रिवेंशन और क्योर क्या हो सकते हैं? ये मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है, तो इसमें क्या करें? मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज करें। तो यूज मॉस्किटो रेपेलेंट। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करें। और इसमें क्या कर सकते हैं? इसके अंदर आप ओडोमोस यूज करें। यूज ओडोमोस, ताकि आपको मॉस्किटो ना काटे। इसके अलावा और क्या करें? इसमें जो रुका हुआ पानी जहाँ कहीं भी दिखाई दे उसको निकाल दें। रिमूव स्टेगनेंट वाटर, पानी को जमा ना होने दें। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और जो कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, उसको अवॉइड करें। अवॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर को अवॉइड करें। अब देखिए, जो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम डायजेनेटिक है, ये अपनी
लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में पूरा करेगा। तो ये बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम इज डायजेनेटिक। और डायजेनेटिक का मतलब है इट मीन्स प्लाज्मोडियम require 2 hosts for complete its लाइफ साइकिल। इसको अपने लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत है। और वो 2 होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें एक होगा प्राइमरी होस्ट, एक होगा सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाएगा, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करे, वो उसका प्राइमरी होस्ट होगा। और प्राइमरी होस्ट क्या है इसमें? प्राइमरी होस्ट है मॉस्किटो। मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है। और दूसरा जो है वो आपको कहलाएगा सेकेंडरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन। तो ये अपनी लाइफ साइकिल को ह्यूमन और मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट करता है। तो 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। और अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए ये नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की तरफ। तो अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। यहाँ जो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की यदि बात करें तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर है। ठीक है, तो जैसे हम ये बनाते हैं मॉस्किटो, ये हो गया मॉस्किटो। और इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में है प्लाज्मोडियम। और किस फॉर्म में है? स्पोरोजोइट की फॉर्म में है। जो इसका सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड कंटेन प्लाज्मोडियम। और किस फॉर्म में है? स्पोरोजोइट फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा? जो ये मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, इसने एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया। बाइट एन हेल्दी ह्यूमन। इसने एक हेल्दी ह्यूमन को या पर्सन को बाइट कर लिया। तो इससे क्या हुआ? जो मॉस्किटो है वो किस में चला गया? जो स्पोरोजोइट है वो एंटर कर गया ह्यूमन की बॉडी में। तो स्पोरोजोइट एंटर इन, ये अभी जो एग्जाम हुआ है नीट का उसमें ये क्वेश्चन आया था कि स्पोरोजोइट जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में एंटर करता है, किस फॉर्म में इन्फेक्ट करता है? तो आंसर है स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट एंटर करेगा किसके अंदर? स्पोरोजोइट एंटर इन ह्यूमन बॉडी। स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में आ गया। बॉडी में कहाँ आ गया? उसके ब्लड में चला गया। अब यहाँ से बॉडी में कहाँ चला गया है? ब्लड। अब ये मूव करेगा तो लिवर में जाएगा। यहाँ से मूव इनटू लिवर। अब आ गया ये ह्यूमन के लिवर में आ गया स्पोरोजोइट। लिवर में आने के बाद जो स्पोरोजोइट है ये क्या करेगा? यहाँ पर लिवर में आकर
अब ये स्पोरोजोइड जो है वो ह्यूमन के लिवर के अंदर एंटर कर चुका है। अब लिवर में एंटर करने के बाद ये अपने नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है ये स्पोरोजोइड, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है माइटोसिस, डिवीजन, डिवीजन शो करेगा टू इंक्रीज ईयर नंबर। इसने अपना नंबर बढ़ाया, मतलब बॉडी में आने के बाद क्या हुआ, लिवर में गया, लिवर में जाके उसने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर दिया। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है लिवर में। कहाँ करता है, लिवर में करता है, ये याद रखनी है आपको बात। लिवर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे इसका नंबर बढ़ेगा फिर ये क्या करेगा, आरबीसी में एंटर करके आरबीसी को रप्चर कर देगा। एंटर कर जाएगा और आरबीसी के अंदर, एंटर इन आरबीसी। आरबीसी में एंटर कर गया और यहाँ पर क्या करेगा, रप्चर ऑफ आरबीसी। रप्चर मतलब आरबीसी को इसने ब्रेक कर दिया, रप्चर कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद क्या कर देगा, यहाँ पर फिर रिलीज करेगा, रिलीज हीमोजोइन। ये हीमोजोइन रिलीज करेगा और ये जो हीमोजोइन है इसी की वजह से मलेरिया के सिम्टम्स शो होते हैं। ये क्या करेगा, शो सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है हीमोग्लोबिन। अब देखो अब क्या होगा, अब जो स्पोरोजोइट है यहाँ पर, अब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस गैमेट। गैमेट बनाएंगे तो दो तरह गैमेट बन जाएंगे यहाँ पर। एक बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। दूसरा बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये पर्सन जो है मलेरिया से ह्यूमन हो गया है अफेक्टेड, और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये गैमेटोफाइट घूम रहे हैं, उसके ब्लड में गैमेटोफाइट है। अब एक मॉस्किटो आया और उस मॉस्किटो ने क्या कर दिया, इस पर्सन को बाइट किया। यहाँ पर क्या हुआ, मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने बाइट कर लिया। तो जो गैमेटोफाइट है ये कहाँ चले गए, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर कर गए। यहाँ पर क्या हुआ, गैमेटोफाइट एंटर इन मॉस्किटो। गैमेटोफाइट कहाँ गए, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले गए। अब मॉस्किटो की बॉडी में आ गए गैमेटोफाइट। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो गैमेटोफाइट है ये मूव करेंगे और कहाँ जाएंगे, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाएंगे। मूव इनटू इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। ये चले गए अब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद जैसे ये हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज कर गए और इनके फ्यूज करने से क्या बन गया,
इनके फ्यूजन से बन गया ये जाइगोट। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइड पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, वो क्या है? वो है इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। अब जो जाइगोट है इससे अब क्या होगा? अब इससे बनेगा, ये प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स। प्लाज्मोडियम के स्पोर बनेंगे और ये स्पोर जाके कहाँ स्टोर हो जाएंगे? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, स्टोर्ड इन कहाँ स्टोर होगा? ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होगा। सलाइवरी ग्लैंड। और फिर जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो दोबारा से साइकिल चलने लगेगी। तो यहाँ पर आपको दो होस्ट देखने को मिले हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया होस्ट आपका ह्यूमन। ह्यूमन हो गया, सॉरी प्राइमरी ह्यूमन हो गया। सेकेंडरी होस्ट, और एक तरफ आपका हो गया ये मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जो हो गई आपकी प्राइमरी होस्ट। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा फीमेल बाइट करती है, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता। जो फेवरेट कंडीशन है इसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए, वो फीमेल मॉस्किटो में अवेलेबल होती है। तो ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हमने प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल देख लिया और यहाँ पर हमने अपनी सारी डिजीज को लगभग खत्म कर दिया। तो डिजीज हमारी पूरी हो गई है, ये आप नोट करें, लाइफ साइकिल बना लीजिए। जी कोई डाउट है तो बोलिए। सर जी सर, ये आपने फिलियरिसिस एलिफेंटिसिस करवाया था ना, हाँ हाँ। इसके अंदर जो कुलेक्स मॉस्किटो है वो क्या करता है? कुलेक्स मॉस्किटो जो है ना, ये वही उसकी तरह काम करता है, वेक्टर की तरह। ये बाइट करेगा तो बाइट करके क्या कर देगा, जो सिस्ट होते हैं ना उसके, जो इसके एंट अमीबा एलिफेंटियासिस जो है, वो चिलेरिया के जो सिस्ट हैं, वो सिस्ट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है। फिर वो हमारी बॉडी से ब्लड से होते हुए लिम्फेटिक वेसल में जाएंगे और वहां पर लिम्फ नोड में जाके वो सिस्ट अपना नंबर बढ़ाते हैं और लिम्फ नोड में जाकर उसको स्वेलअप कर देते हैं। ठीक है, सर ठीक है हमला, समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, लाइफ साइकिल बना लिया होगा। इसमें यस सर। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेनली, जो जिन बातों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे ह्यूमन के लिवर में क्या होता है, तो ह्यूमन के लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है ये, और मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। ह्यूमन गैमेटोफाइट किस होस्ट के अंदर बनते हैं, तो आप बोलोगे कि गैमेटोफाइट ह्यूमन के अंदर बनते हैं, लेकिन वहां पर इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो के अंदर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम आगे बात करते हैं डिजीज को यहाँ खत्म करके। अब हम जरा इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमने सारी इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ पे कवर कर ली है। अब इन्फेक्शियस डिजीज पूरी करने के बाद अब हम इस चैप्टर में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, यदि जो हम इम्यूनिटी की बात करेंगे कि भाई इम्यूनिटी क्या होती है, क्या है ये इम्यून सिस्टम, क्या होता है इम्यूनिटी, क्या होता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है, ये नेचुरल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। नेचुरल मतलब जो हमें गॉड गिफ्टेड है, बाय बर्थ मिली है, वो होगी नेचुरल। और जो हमारी बॉडी में बाद में डेवलप हुई, बर्थ के बाद डेवलप हुई, वो होगी एक्वायर्ड। तो इम्यूनिटी का मतलब है कि कुछ भी
क्योंकि नेचुरल या एक्वायर्ड रेसिस्टेंस मतलब हमारी बॉडी में जो डिजीज है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उनसे लड़ने की शक्ति को कहते हैं हम लोग इम्यूनिटी। और ये शक्ति नेचुरल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज नेचुरल और acquired resistance natural or acquired resistance of an individual against the pathogen, या पैथोजन से अच्छा लिख देते हैं एजेंट। ठीक है, तो किसी एजेंट के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमारे अंदर नेचुरल या एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनिटी। अब हम यदि इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इम्यूनिटी से हमारी बॉडी में डेवलप होता है एक सिस्टम, और इम्यूनिटी से जो हमारी बॉडी का सिस्टम बनेगा उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। अब देखिए इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम की यदि बात करें तो इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि क्या करता है, जिसका फंक्शन है मेन कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट करती है कि हमारी बॉडी में सेल्फ पार्ट कौन सा है और नॉन सेल्फ कौन सा है। मतलब हमारी बॉडी का जो पार्ट है उसको फॉरेन पार्ट से, जो कोई बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, डिफरेंशिएट करने का काम जो सिस्टम करता है वो है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या है इसके बारे में लिख देते हैं। इट इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, it is the complex system of a body which has primary function to differentiate the self part from non-self part and protect the body और बॉडी को प्रोटेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब जो इम्यूनिटी है इसको फिर हमने दो कैटेगरियां बांटा है। इम्यूनिटी की यदि बात करेंगे तो इम्यूनिटी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, एक तो इम्यूनिटी वो होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक वो है इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी डेवलप करती है। तो जो बाय बर्थ मिल रहा है उसे बोलेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। ये कैसे होती है? ये होती है बाय बर्थ, ये बाय बर्थ मिली है। और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी में डेवलप होती है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट से। तो ये कैसे आती है? ये मिलती है हमको आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ये हमारी बॉडी में डेवलप किया जाता है।
अब यदि हम इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स देखें तो इसके अंदर कई टाइप हो सकते हैं और उन टाइप्स को हम एक काम करते हैं, टाइप्स को हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। पहले हम इनेट इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी है, पहली बात तो ये बाय बर्थ मिल रही है। दूसरी बात, जो इनेट इम्यूनिटी है ये कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो नहीं करती। तो डू नॉट शो एनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो नहीं करती, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी कोई एक्शन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब कोई पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ये स्पेसिफिक एक्शन शो नहीं करती। तो डू नॉट शो स्पेसिफिक एक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। और ये क्या करेगा, ये कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करती। तो इट इज, ये कैसा है, तो ये हो गया नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है। जबकि यदि हम बात करेंगे, अच्छा फिर ये करता क्या है ये भी देख लो, इसका एक्शन भी देख लो। यदि इसका एक्शन देखोगे तो ये करती क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि ये पैथोजन के एक्शन को रोकती है। इसका काम होता है कि बाहर से कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी को हार्म करे वो हमारी बॉडी में ना जाए। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ पैथोजन, ये पैथोजन की एंट्री को रोकता है। फिर हमारे पास आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कुछ प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहली बात हमने देख ली कि ये बर्थ के बाद डेवलप हो रहा है। और ये कैसा होता है, ये शो करता है, शो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करेगा। इसके अलावा ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा, शो एक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये कैसी है, इट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। और इसका देखोगे यदि एक्शन, तो ये दो तरह से काम करता है, बाय प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करता है, और शो करता है ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये दोनों हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। आगे बात करते हैं और इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स को समझ लेते हैं कि इनेट इम्यूनिटी कितनी तरह की हो सकती है, कौन कौन सी इसके अंदर इनेट इम्यूनिटी आती है। टाइप समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, तो ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो शो कर रही है उसका मतलब क्या है। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अब हम टाइप देख लेते हैं। तो यदि जो इनेट इम्यूनिटी के हम टाइप समझेंगे तो इसमें सबसे पहला टाइप जो हमारे पास आता है
वो है फिजिकल, या हम बोल सकते हैं इसको एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर, ये जितने भी फिजिकल बैरियर हैं या एनाटॉमिकल बैरियर हैं, ये माइक्रोब्स या पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। तो ये क्या करते हैं, उनको हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं, उनको ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ये क्या करेंगे, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी। ये बॉडी में पैथोजन की एंट्री को रोक देते हैं। इसके एग्जांपल देखोगे यदि आप फिजिकल बैरियर के, जैसे स्किन हो गई, स्किन हमारा क्या है, फिजिकल बैरियर है। भाई एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब हम बैठे हैं मान लो, ठीक है, यहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया भी हैं जो हमारी बॉडी को डिग्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी दे, गला सकते हैं। तो हम बैठे हैं, बैठे बैठे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, पता चला मैं एक हाथ से पढ़ा रहा हूँ, एक हाथ पे मेरे बैक्टीरिया लग गए, और वो धीरे 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 उन्होंने पूरा हाथ ही गला दिया। तो 1 घंटे में हाथ गल गया, धीरे धीरे ऐसे तो गल के हम खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या होगा, हमारी बॉडी में बाय बर्थ स्किन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जितने भी पैथोजन है उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देगा। स्किन हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल इसका आ जाएगा, एक हो गया आपका नेजल हेयर। भाई एटमॉस्फेयर में, एयर में भी तो कई सारे बैक्टीरिया हैं या कई सारे पैथोजन हैं। जब हम एयर इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी में पैथोजन भी जाएंगे, तो पैथोजन हमारे नोज के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो वहां पर उसे रोकने के लिए क्या होता है, नेजल हेयर होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ये क्या करता है, ये भी फॉरेन पार्टिकल को या माइक्रोब्स को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। ये सब हो गए हमारे क्या, ये सब हो गए हमारी फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के बाद सेकंड जो हमारे पास आता है, सेकंड वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। दे inhibit the growth of microbes, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसमें आपके पास कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं जरा। जैसे एक हमारे पास आता है HCl, जो हमारे स्टमक में देखा जाता है, HCl इन स्टमक। ये HCl क्या करता है, ये एंटी बैक्टीरियल है, ये हाईली एसिडिक पीएच प्रोवाइड कराएगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा, उनको ग्रो नहीं होने देगा। पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें यदि हम फिजियोलॉजिकल बैरियर का, तो ये हो जाएगा ऑयल एंड स्वेट। ऑयल हो गया एंड स्वेट हो गया। जो ऑयल और स्वेट है, ऑयल और स्वेट कहाँ से निकलता है, ये हमारे स्वेट ग्लैंड से निकलता है स्वेट, और ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर देखी जाती है, उसमें से निकलता है ऑयल। और ये क्या करते हैं, जो ऑयल एंड स्वेट है, ये बैक्टीरियासाइडल नेचर के होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो दे आर produced from sebaceous and sweat gland.
and they are bactericidal. ये बैक्टीरियासाइडल हैं, ठीक है, किल करेंगे बैक्टीरिया को। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें यदि फिजियोलॉजिकल बैरियर में, तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेरुमेन। सेरुमेन को बोलते हैं हम लोग ईयर वैक्स, कान में जो निकलता है ना, मैल निकलता है, ईयर वैक्स, ये सेरोमिनस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस फ्रॉम सेरोमिनस ग्लैंड। और ये करता क्या है, कान का मैल, ईयर वैक्स करता क्या है, ये भी बैक्टीरियासाइडल है ये, और ये इंसेक्ट वगैरह को ट्रैप करने का काम करता है, या रिपेल, ट्रैप कह रहा हूँ, रिपेल कर देगा इंसेक्ट को। तो ये भी कैसा है, बैक्टीरियासाइडल है एंड रिपेल इंसेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ये देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ देखा जाता है, ये हमारे टीयर में, सलाइवा में देखा जाता है, टीयर में और सलाइवा में। फाउंड इन सलाइवा एंड टीयर, टीईएआर, टीयर। और ये करता क्या है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा, तो ये भी कैसा है, बैक्टीरियासाइडल है। इसके बाद नेक्स्ट वन यदि देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक और एग्जांपल है बाइल। और बाइल तो आपको पता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ये सारे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो फिजियोलॉजी को बदल के माइक्रोब्स को की ग्रोथ को रोकेंगे या उसको किल करने का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो बैरियर पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो जो थर्ड बैरियर हमारे पास आता है वो है सेलुलर बैरियर। तीसरा है सेलुलर बैरियर। अब देखिए, सेलुलर बैरियर की यदि हम बात करें, तो ये माइक्रोब्स को सीधा किल करते हैं, ये उनकी ग्रोथ को रोकते नहीं है, ये सीधा क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं। दे किल दी माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को किल कर देंगे। और सेलुलर बैरियर में हमारे पास दो आते हैं, इसके दो टाइप हैं, टाइप्स, और कौन कौन से हैं, एक है फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर। और फैगोसाइटिक बैरियर में भी दो एग्जांपल है आपके पास, फैगोसाइटिक में दो आते हैं, कौन कौन से, एक आता है फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट, फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स, और दूसरे आते हैं इसमें मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट हैं, इनको एक नाम दिया गया है, इनका जो एग्जाम्पल है फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इट इज PMNL। PMNL का मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये ना WBC है, ये जो PMNL है WBC है, ये ऐसा WBC है
जिसमें न्यूक्लियस की कई सारी शेप होती है। तो ये न्यूक्लियस की कई सारी शेप शो करता है। ये करता क्या है पीएमएन? देखो फैगोसाइटिक का मतलब आपको क्लियर होगा। फैगोसाइटिक का मतलब है कि जब सेल किसी सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ कर जाए तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर जो सेलुलर बैरियर है, इसमें जो फैगोसाइटिक बैरियर है, ये क्या करेगा? मैक्रोफेजिस और फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट दोनों दोनों का मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ। दोनों करेंगे क्या? जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में चला गया, तो ये क्या करेंगे? उस फॉरेन पार्टिकल को जो हमारी बॉडी में गया है उसको ये एनगल्फ कर लेंगे। एनगल्फ करके क्या करेंगे? एनगल्फ करने के बाद उसको किल कर लेंगे। तो इस तरह से उसको एनगल्फ करके किल करना ये कहलाता है फैगोसाइटिक या फैगोसाइटोसिस। और ऐसे बैरियर कहलाते हैं फैगोसाइटिक बैरियर, जिसमें आपके पास आता है फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट हो सकती है जैसे पीएमएनएल हो गया, और मैक्रोफेजेस हो सकती है। ये दोनों के दोनों क्या है? डब्ल्यूबीसी। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, जिसको एनसी सेल भी बोलते हैं, या एनसी कह रहा हूँ, एनके सेल बोलते हैं इसको। एनके सेल भी इसको बोला जाता है। ये जो नेचुरल किलर सेल हैं, ये भी क्या करेंगी? जो नेचुरल किलर सेल हैं, एक बार हम यहाँ डायग्रामेटिकली दोनों के एक्शन आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं जैसे इसकी बात करता हूँ, पीएमएनएल की बात करता हूँ, ये क्या करेगी? तो इस सेल की ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर कोई मान लो ये बैक्टीरिया आ गया, ये आ गया कोई बैक्टीरिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने शेप को चेंज करेगा और इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपना शेप बदला, इसने अपना शेप बदला ऐसे, और ये बैक्टीरिया इसके अंदर ऐसे ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा आगे? आगे ये इस तरह से ब्रेक होगा, बैक्टीरिया इस वेसिकल के अंदर आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ बना है ये कहलाएगा फैगोसोम। फैगोसोम बन गया। अब इस फैगोसोम के साथ ऐड होगा क्या? लाइसोसोम। यहाँ पर देखा जा रहा है ये लाइसोसोम, जिसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो जब ये लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो गया तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। इसके अंदर ये बैक्टीरिया है। अब क्या करेगा लाइसोसोम? इसको यहाँ पर किल कर देगा बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या कर देगा? किल दी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो इस तरह से काम करता है पीएमएनएल, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम के ऐड होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पीएमएनएल का एक्शन। अब पीएमएनएल के एक्शन के बाद अब हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम आपको समझा देते हैं अब कि भाई ये जो मैक्रोफेजेस है वो कैसे काम करेंगे। देखो आपको ये क्लियर हो गया ना पीएमएनएल, तो आपको मैक्रोफेजेस भी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल सेम है। जैसे
ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये मैक्रोफेजेस का, ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कोई बैक्टीरिया है जो एंटर कर गया है, ये है बैक्टीरिया। तो जो मैक्रोफेज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये इसको एंगल्फ कर लेगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ मैक्रोफेजेस, ये क्या करेगा, इसको एनगल्फ करेगा, एनगल्फ। जैसे एनगल्फ कर लेगा तो आपको कुछ ऐसे शो होगा स्ट्रक्चर। एनगल्फ कर लिया और उसके बाद क्या होगा, सेम जो यहाँ पर स्टेप हुए हैं सेम स्टेप यहाँ पर भी होंगे। ये बन गया अंदर एक वेसिकल, इसके साथ भी आपका ये वेसिकल बन गया। ये क्या बन गया, ये वही कहलाएगा फैगोसोम। इसके साथ भी आके लाइसोसोम अटैच होगा, फिर एंजाइम रिलीज करेगा और इस बैक्टीरिया को भी वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से ये इस पर अटैक करेगा। तो ये हमने समझ लिया एक्शन किसका, फैगोसाइटिक बैरियर का। अब जरा हम नेचुरल किलर सेल की बात करेंगे। आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं? यदि किसी को टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है। अगर जो प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, और यदि समझ में आ रहा है तो 20 मिनट की क्लास और है, हम कंटिन्यू करके इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा हम एक्शन देखते हैं नेचुरल किलर सेल का। नेचुरल किलर सेल ये कैसे काम करती हैं, इनका एक्शन देख लो। ये ना जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में सारी आपको मिलेंगी, थ्योरी फॉर्म में है, लेकिन बट वहां डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन नहीं की गई है, इसलिए आपको कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए नेचुरल किलर सेल की यदि बात करें तो ये क्या करेंगी, जैसे ये है हमारी किलर सेल, ये ये हो गई आपकी एनके सेल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको एनके सेल। और एनके सेल इस बैक्टीरियल सेल पे अटैक करेगी, तो इस सेल को हमने नाम दे दिया है टारगेट सेल। ये पैथोजन है, टारगेट सेल कोई पैथोजन है। तो ये क्या करेगा, जो ये एन के सेल है ये इस पर अटैक करेगा। इसने क्या करा, इस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद आप ये देखेंगे कि टारगेट सेल, इस टारगेट सेल में ये एंटर कर गई एन के सेल। अब इसमें एंटर करने के बाद एन के सेल क्या करेगा, जो एन के सेल है या किलर सेल है वो इसमें परफोरेशन क्रिएट कर देगा, इसमें छेद कर देगा सेल में, कॉजेज परफोरेशन इन टारगेट सेल। तो टारगेट सेल में परफोरेशन करती है, तो परफोरेशन की वजह से टारगेट सेल में ऐसे आपको छेद दिखाई देने लगेंगे। और इन परफोरेशन की वजह से क्या हो गया, जो इसमें पोर बन गए, छोटे छोटे छेद बन गए, इससे क्या होगा, इसके अंदर बैटर एंटर कर जाएगा। एंट्री ऑफ वाटर, वाटर एंटर करेगा जिससे क्या होगा, कॉजेस रप्चर ऑफ टारगेट
सेल, जो टारगेट सेल है वो ब्रेक कर जाएगी। ये हो गया आपका नेचुरल किलर सेल का एक्शन। इस तरह से नेचुरल किलर सेल या एनके सेल काम करती है। तो ये हमने अभी जो सेलुलर बैरियर है उसके अंदर हमने समझ लिया, दोनों तरह के समझ लिए, फेगोसाइटिक बैरियर देख लिया और नेचुरल किलर सेल को भी समझ लिया। अब हम एक लास्ट इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, फोर्थ वन जो हमारे पास में आता है, जिसे बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। सर इरेज मत कर। ओके ओके। तो जो फोर्थ वन हमारे पास आता है इनेट इम्यूनिटी में, जो चौथा बैरियर है, ये है साइटोकाइन बैरियर। देखिए, साइटोकाइन बैरियर की यदि हम बात करेंगे तो ये नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और ये इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और ये कोई वायरस था। इस वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट किया। अब इस इन्फेक्टेड सेल ने, जो इन्फेक्टेड सेल है, इसने क्या किया, प्रोड्यूस प्रोटीन। इसने प्रोटीन प्रोड्यूस किया, ये कोई प्रोटीन बन गया, ये वो प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बोला जाएगा कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर। इस प्रोटीन को हम साइटोकाइन बैरियर बोलेंगे। क्लियर है? तो साइटोकाइन बैरियर का मतलब समझ में आ गया आपको। साइटोकाइन बैरियर नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं, किससे प्रोड्यूस होते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स। किसी इन्फेक्टेड सेल से जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे साइटोकाइन बैरियर। और ये प्रोटीन करेगा क्या, जो बाकी की सेलें हैं, जैसे ये हमारी और सेल है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये नॉर्मल सेल है। तो इन नॉर्मल सेल को ये क्या करेगा, जो साइटोकाइन बैरियर है, प्रोटेक्ट नॉर्मल सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन से नॉर्मल सेल को बचाने का काम करेगा। मतलब देखो, इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस हुआ एक प्रोटीन जिसको बोला गया साइटोकाइन बैरियर, और वो कर क्या रहा है, नॉर्मल सेल को वायरस के एक्शन से या अदर माइक्रो के एक्शन से, इन्फेक्शन से बचा रहा है। तो ऐसा बैरियर कहलाता है साइटोकाइन बैरियर। ये समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर है? इसके बारे में बस एक आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। प्लीज राइट डाउन ए स्टेटमेंट अबाउट cytokine barrier. It is non-antibody protein. It is non-antibody protein produce. It is non-antibody protein produce from infected cell and protect the normal cell from further infection. अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में एक आता है जैसे इंटरफेरोन।
सर इन्फेक्टेड सेल के बाद बोलना एक बार। प्रोड्यूस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल एंड प्रोटेक्ट द नॉर्मल सेल and protect the normal cell from further infection. From further infection. इसमें एक आ जाता है आपके पास में इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के फिर टाइप्स हैं। इंटरफेरॉन में ये हो सकता है आपका अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। ये पहला हो गया इंटरफेरॉन। सेकंड एग्जांपल देखोगे इसका, एक हो जाएगा इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आप याद रखेंगे। एक हो गया आपका इंटरफेरॉन, दूसरा हो गया आपका इन्फ्लामेटरी बैरियर। तो इसी के साथ हमने अपना इनेट इम्यूनिटी को पूरा कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया। इनेट इम्यूनिटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, मीन्स कल जब हमारी क्लास होगी, तो कल वाली क्लास में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेंगे, उसमें देखेंगे जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है तो हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स है, और जो हमारा इसमें आपका बी सेल्स और टी सेल्स है वो किस तरह से एक्शन करती हैं, किस तरह से काम करती हैं, कैसे एंटीबॉडी बनती है, ये सारी चीजें हम लोग कल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से, और जो भी डाउट है उसको शेयर करें। थैंक यू सर।